हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा फिजिकल एजुकेशन। पेपर को डिस्कस करेंगे और कुछ इसी तरह का पैटर्न पेपर का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हो 1 से 18 तक आपका एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे जो बहुविकल्पीय रहेंगे। बाकी 19 से 24 आपके 2 अंक के, उसके बाद फिर 25 से 30 आपके 3 अंक के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 21 से 33 प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा और केस स्टडी रहेगी। उसके बाद 34 से 37 आपका 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कंप्लीट जनरल इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश अच्छे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का परिणाम नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा, भावनात्मक स्थिरता कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को जो है दावा यानी एसेसन के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण यानी आर के रूप में लेबल किया गया है। तो दावा है, इसमें कारण दिया गया है, तो ये दोनों ही सत्य हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। और अगर सही व्याख्या नहीं करता तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। सही व्याख्या करता है तो आंसर आपका ए हो जाता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, तब इनके आंसर हम कर पाते हैं कि जो ऊपर लिखा गया है नीचे से उसका कारण एक्सप्लेनेशन हो भी रहा है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, खेल क्षेत्र और जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना किस ओलंपिक मूल्य का उपकरण है? ठीक है, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है सेक्शन ए, तो फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा, डिक्रीज इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकंड का आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, एसर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन हमने अभी हिंदी मीडियम में किया है, आंसर इसका बी। थर्ड का आंसर एक्सीलेंस हो जाएगा, डूइंग बेस्ट इन स्पोर्ट्स फील्ड एंड लाइफ। ठीक है, एक्सीलेंस। फोर्थ में देखिए, आपको इसको पहचानना है और बताना है प्रौद्योगिकी को, तो ये क्या है? इंफ्रा रेड इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर ए, इंफ्रा रेड। नेक्स्ट है, नेत्रहीन छात्रों के लिए दिया गया है, हॉकी में तेजी से घुमाने के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोटर्फ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ, कौन सा नियमित शारीरिक गतिविधि का प्रभाव नहीं है? तो चिंता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को, तो इसका आंसर आपका इंफ्रारेड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ का आंसर आपका ए रहेगा, एस्ट्रोटर्फ। फिफ्थ का आंसर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी? दैट इज बी हो जाएगा, इंक्रीज एंजाइटी। सिक्स्थ में आपको मैच करना है, तो सिक्स्थ का आंसर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड रहेगा, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का फर्स्ट जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा, लचक। ठीक है, तो बॉडी में क्या होनी चाहिए? फिटनेस घटक प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, तो लचक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे शारीरिक विकलांगता के प्रकार बताए गए हैं, पहचानना है कि कौन सा प्रकार इसमें नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम वो शारीरिक विकलांगता का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एसेसन रीजन के लिए ही दिया गया है, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा कि अभिकथन ए तो असत्य है लेकिन कारण जो है वो सत्य रहेगा। ठीक है, तो अभिकथन जो है इसमें क्या है? गलत है। ओलंपिक आदर्श वाक्य यानी सीटीएस, अल्टियस, फोर्टिस के विचार के पीछे पियरे डी कुपर्टिन का नाम है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो 7th का आंसर आपका डी रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। 8th का आंसर डी, डाउन सिंड्रोम। 9th का आंसर आपका डी रहेगा। 10th क्वेश्चन देखिए, पतंजलि के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम योग का नहीं है? तो सत्य जो है वो योग का नियम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले स्वर्ण पदक में डैश ग्राम सोना होता है? तो 6 ग्राम सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको एसर्शन रीजन का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आंसर सी होगा, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, 10th का आपका डी रहेगा सत्य, 11th का बी रहेगा 6 और 12th का आंसर आपका सी रहेगा, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी घायल व्यक्ति को तत्काल दिया गई जो उपचार होता है वो क्या कहलाता है? तो वो प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कहलाता है। उसके बाद 14th का आंसर आपका बी रहेगा, स्कूल परामर्श दाता, पेशेवर में जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वस्थ जीवन के लिए विहार योग अवधारणा का अर्थ है मनोरंजन और कल्याण। 16th का आंसर हो जाएगा सी, 1916 में।
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में 1982 के एशियाई खेलों को मेजबानी के बाद खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो किसका गठन हुआ था? स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे शव के साथ एक हो जाता है तो उसे समाधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा फर्स्ट एड। क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा स्कूल काउंसलर। 15 का हो जाएगा विहारा रिक्रिएशन एंड वेलनेस। 16 का सी 1916। 17 का सी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 18 का जो है समाधि हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंड ख दिया गया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 19 है, शारीरिक शिक्षा में किन्हीं 2 कैरियर विकल्पों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में 2 कैरियर, कैसे हम अपने कैरियर इसमें बना सकते हैं तो उनके बारे में बताना है। तो हम फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, प्रोफेशनल कोच बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। हिंदी में देखेंगे शारीरिक शिक्षा शिक्षक बन सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक, खेल समन्वयक, पेशेवर कोच या खेल प्रशासक जो है वो बन सकते हैं। तो ये सारे इसमें ऑप्शन हो जाएंगे, तो कोई भी 2 आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक शपथ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ओलंपिक शपथ यानी ओलंपिक ओथ जो है उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो इसमें देखिए 1 एथलीट एंड 1 जज टेक द ओलंपिक ओथ फ्रॉम द होम नेशन during the opening ceremony on behalf of all the competitors and judges. Since 1984, this has been taken while holding a corner of the Olympic flag. Before that, the national flag of the home nation was used. तो ओलंपिक उद्घाटन समारोह के दौरान मेजबान देश का एक एथलीट और एक न्यायाधीश सभी प्रतियोगियों और न्यायाधीशों की ओर से ओलंपिक शपथ लेते हैं। 1984 से यह शपथ ओलंपिक ध्वज के एक कोने को पकड़े हुए ली जाती है। उससे पहले मेजबान देश के राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ योग निद्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर योग निद्रा के बेनिफिट्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। योग निद्रा के 4 लाभ सूचीबद्ध करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें आ जाएगा प्रोड्यूस डीप रिलैक्सेशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, रिड्यूस डिप्रेशन, रिड्यूस पेन एंड डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, रिड्यूस एडिक्शन एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इंसोम्निया एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप, इम्प्रूव्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड मेमोरी। हिंदी मीडियम में देखेंगे ये गहन विश्राम जो है प्रदान करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, अवसाद को कम करता है, दर्द और दवाओं पर निर्भरता को कम करता है, व्यसनों को कम करता है, अनिद्रा से राहत देता है, नींद की गुणवत्ता में भी ये सुधार करता है, विचारों की स्पष्टता और स्मरण शक्ति में सुधार करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 डिफाइन डिसेबिलिटी एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इट। तो डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन दैट प्रोड्यूस अ लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सच एज ईटिंग, वॉकिंग, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन विद एनी रेलिवेंट एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हिंदी मीडियम में देखेंगे अक्षमता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय से चलने वाली दुर्बलता उत्पन्न होती है। जैसे दैनिक जीवन में जो हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे खाना खाना है, चलना है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, वो सब प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए जैसे लकवा लग जाता है, पैरालिसिस हो जाते हैं, उससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसके चलना, रोजमर्रा के कार्य, नहाना, कपड़े पहनना सब कुछ कठिन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 23 एनलिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। 4 ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं। ठीक है, फिट इंडिया आंदोलन के कोई 4 उद्देश्य उनको आपको सूचीबद्ध करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा टू प्रमोट फिटनेस एज इजी, फन एंड फ्री, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फिटनेस एंड वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज दैट प्रमोट फिटनेस थ्रू फोकस्ड कैंपेन, टू एनकरेज इंडिजीनियस स्पोर्ट, to make fitness reach every school, college, university, panchayat, village, etc. To create a platform for citizen of India to share information। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम में दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसको हम आसान, मज़ेदार और मुफ्त रूप में बढ़ावा देना, फिटनेस जो है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, देशी खेलों को बढ़ावा देना, स्कूल कॉलेज आदि तक फिटनेस को पहुंचाना, भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसा मंच बनाना जहां वे जानकारी साझा कर सके, जागरूकता फैला सकें और अपने व्यक्तिगत फिटनेस का अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है
कि जो आहार है उसका मतलब क्या है और किस तरह से हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो आहार जो है इज़ अबाउट व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। ठीक है, द योगिक अप्रोच लेज एम्फोसिस ऑन मिठारा एंड 1/4 फिल्ड विद फूड, 1/4 पार्ट हमारा फूड से फिल होना चाहिए, 1/4 वाटर से एंड हाफ जो है एयर से, विच इंक्लूड प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, एंड विच एनहांस द वाइटलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। तो आहार इस बात से संबंधित है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो मिताहार पर जोर दिया गया है योग में, अर्थात पेट का 1/4 भाग जो है भोजन से, 1/4 पानी से, आधा जो है वो वायु के लिए खाली रहना चाहिए। इससे न केवल भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है बल्कि मन की स्थिति का भी महत्व है, जो जीवन में ऊर्जा और दीर्घायु को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन सी है, ओलंपिक शिक्षा के किन्हीं 3 मूल्यों की व्याख्या आपको करनी है। तो ये देखिए एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, परसूट ऑफ एक्सीलेंस एंड बैलेंस इन लाइफ बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड। तो इसमें हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप 3 पॉइंट्स लिखने तो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा प्रयास की खुशी है, किसी काम को पूरा करने के दौरान मिलने वाला आनंद। ठीक है, फिर चाहे परिणाम उसमें कुछ भी हो, तो यह खुशी उस समर्पण और मेहनत से आती है। निष्पक्ष खेल, खेल और जीवन में ईमानदारी और नियमों का पालन करना, यह समानता, सम्मान और सही भावना से प्रतिस्पर्धा करने का सिद्धांत है, जहां जीत से ज़्यादा खेल की भावना महत्वपूर्ण होती है। तीसरा है अन्य लोगों का सम्मान, तो दूसरों की भावना, विचारों और जो अधिकार हैं उनकी कद्र करना, और यह सिद्धांत हर इंसान के प्रति आदर भाव और उनके योगदान को मान्यता देने पर क्या देता है, जोर देता है। तो इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 है, प्राचीन और आधुनिक जो ओलंपिक है उसमें आपको ये डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। तो एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक्स जो है इट डिफर इन सेवरल एस्पेक्ट्स, तो अलग अलग एस्पेक्ट हैं इसके। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दोनों में कंपेयर करना है, लोकेशन क्या थी गेम्स की, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था, तो इसके बेस पे आंसर लिखेंगे। तो हिंदी मीडियम में देखते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले भाग लेने वालों की संख्या, तो प्राचीन ओलंपिक्स में सिर्फ यूनान के लोग ही भाग लेते थे, जबकि आधुनिक में सभी भाग ले सकते हैं। आयोजन की जगह जो है वो पहले ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित किए जाते थे, जबकि आधुनिक ओलंपिक पूरी दुनिया में आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक पहलू क्या है इसका, प्राचीन ओलंपिक ग्रीक देवता जीएस के लिए धार्मिक उत्सव का हिस्सा थे, जबकि आधुनिक ओलंपिक धर्मनिरपेक्ष आयोजन है। पहले महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं और अल्पसंख्यक समूह भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक में विजेता की अगर हम बात करें तो विजेता केवल एक ही विजेता होता था, लेकिन अब कई विजेता हो सकते हैं। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। इन खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में की गई एक परंपरा पर आधारित है। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो बेटा, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, पहले ग्रीस से ही पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन अब मॉडर्न में हर जगह से पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेट करते हैं। लोकेशन गेम्स की बता देंगे, रिलीजियस एस्पेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड विनर। ठीक है, देयर वाज ओनली 1 विनर पर इवेंट। मॉडर्न ओलंपिक्स बिगिन इन 1896 एंड बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशन दैट ओरिजिनेट इन एंशिएंट ग्रीस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट है, कौशल संबंधी किन्हीं 3 फिटनेस घटकों की आपको व्याख्या करनी है। तो बैलेंस होगा, संतुलन, स्पीड गति, एजिलिटी चुस्ती, कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाए रखना चाहिए, रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया का समय, और लास्ट क्या रहेगा, पावर यानी शक्ति। तो इनमें से कोई भी 3 आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अष्टांग योग जो है इसके बारे में बताना है आपको। 28 रहेगा, एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो 8 लिम्स ऑफ योगाज आर यमा, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, प्रतिहारा एंड धारणा, ध्यान और समाधि, ये हो जाएंगे 8 जो है अष्टांग योग। योग के 8 अंग होते हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, हिंदी मीडियम में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। प्रतिहारा है, धारणा है, तो यम यानी संयम,
अनुशासन और नैतिक नियमों का पालन, नियम यानी आचरण, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत आदतें, आसन, योग मुद्रा या शारीरिक अवस्थाएं, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण और बाहरी विषयों से हटाव, धारणा है एकाग्रता, ध्यान है गहन ध्यान चिंतन करना, समाधि पूर्ण आत्म अवशोषण और मोक्ष की स्थिति को समाधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए 29, डिस्क्राइब एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 3 उद्देश्य का वर्णन जो है वो आपको करना है। तो CWSN की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना होता है। CWSN में आजीवन सक्रिय रहने की क्षमता विकसित करना, व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार सुरक्षित और सुलभ शारीरिक शिक्षा और खेल कार्यक्रम प्रदान करना, एकीकृत और नियमित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी या परिवर्तन या सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है CWSN में आत्म सम्मान विकसित करने में सहायता करना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ही लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में, टू बिल्ड ए प्रोग्राम टू मीट द नीड्स ऑफ CWSN, टू बिल्ड इन CWSN द कैपेसिटी टू बी फंक्शनली एक्टिव फॉर लाइफ टाइम, टू प्रोवाइड ए सेफ एंड एक्सेसिबल PE फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन और ट्रांजिशन टुवर्ड्स द इंटीग्रेटेड और रेगुलर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, एंड हेल्पिंग टू डेवलप सेल्फ एस्टीम इन CWSN। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम के किन्हीं 3 घटक के बारे में बताना है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आ जाएगा प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनमें से कोई 3 एक्सप्लेन करने हैं। तो खेल मैदान विकास, ठीक है, इसके लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और सुधार किया जाता है। इस मैदानों का निर्माण किया जाता है, ट्रैक, कोर्ट, अन्य खेल सुविधाएं स्थापित की जाती हैं ताकि खिलाड़ियों को अच्छा माहौल मिल सके। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और सभी के लिए खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सेकंड लिख देंगे सामुदायिक कोचिंग विकास। ठीक है, सामुदायिक कोचिंग विकास का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर खेल कोचों को प्रशिक्षित करना होता है, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना होता है। तो ये आप लिख लेंगे। राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, यह केंद्र राज्य स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज और विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं ताकि अच्छे उपकरण प्रदान किए जा सके, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इनका संचालन करती है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए जो कंपटीशन होते हैं उनके लिए खिलाड़ी जो है वो तैयार किए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये फिगर इसमें चित्र दिया गया है और इसमें वेलनेस का अर्थ खोजने के लिए कहा और छवि को ऑनलाइन पाया गया और उसने अपने शिक्षक को जो है ये सारा प्रस्तुति किया। तो इसको देखेंगे। चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी व्यक्ति की दैनिक जीवन में मांगों को पूरा करने और इसके अलावा अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना कैसी वेलनेस है? ये एक शारीरिक वेलनेस है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करता है तो उसे सामाजिक वेलनेस कहा जाता है। इसके अलावा पर्यावरणीय वेलनेस हमें परिवेश का सम्मान करना सिखाती है। व्यावसायिक वेलनेस कार्य और खाली समय के बीच संतुलन की क्षमता है। और जब कोई व्यक्ति नए विचारों का मूल्यांकन करता है और उन्हें स्वीकार करता है तो उसे मानसिक वेलनेस के रूप में पाया जाना जाता है। ठीक है, तो सारी तरह की वेलनेस इसके अंदर आ गई है। क्लियर? तो सेक्शन डी में 31 का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट में आपका आंसर फिजिकल वेलनेस हो जाएगा, बी में आपका आंसर सोशल वेलनेस हो जाएगा जब पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। एनवायरमेंटल वेलनेस टीचेज अस टू रिस्पेक्ट द सराउंडिंग्स एंड ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज द एबिलिटी टू बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर टाइम। ठीक है, व्हेन एन इंडिविजुअल इवेलुएट एंड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज दिस इज नोन एज मेंटल वेलनेस। इसको क्या कहेंगे? मेंटल वेलनेस। उसके बाद 32 क्वेश्चन। शौर्य जो है योगा सीखना चाहता था, वह अपने शारीरिक शिक्षक के पास गया और इसके बारे में पूछा। शिक्षक ने उन्हें प्राणायाम सीखने की शुरुआत करने के लिए कहा तो उसने प्राणायाम का प्रदर्शन किया। तो आप कैसे उसको जो है बताओगे? तो उपयुक्त प्रणाली, इसका प्राणायाम का नाम क्या है? कपालभाति है। इसको कब नहीं करना चाहिए? मासिक धर्म हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, स्लिप डिस्क हो, अस्थमा हो तो नहीं करना चाहिए। यह आसन तेज डायफ्रामिक श्वास के साथ किया जाता है। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो पेट को जो है बाहर जाना चाहिए। अथवा में दिया गया है उपरोक्त आसन साइनस समस्याओं को क्या करता है? ठीक करता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। कपालभाति प्राणायाम का नाम है। अब प्राणायाम शुड बी अवॉइडेड इन menstruation, pregnancy और slip disc और अस्थमा। The आसन is done with fast diaphragmatic breathing.
व्हेन अ पर्सन इनहेल द स्टमक शुड गो आउटसाइड एंड द अबो आसन क्योर साइनस प्रॉब्लम। यह आसन क्या करता है, साइनस प्रॉब्लम को क्योर करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यदि शिक्षा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर शिक्षक बनना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एमपीएड का पाठ्यक्रम चुनना होगा। शिक्षा को खेल आयोजकों की रिपोर्टिंग में रुचि है तो उसे क्या करना होगा? खेल पत्रकारिता कोर्स करना चाहिए। पेशेवर स्तर पर एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए खेल कोचिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा सिखाने के लिए कौन सा पाठ्यक्रम अनिवार्य है? डी का आंसर हो जाएगा डीपीएड या बीपीएड का पाठ्यक्रम जो है आना चाहिए। अगला है डैश एथलीटों को उनके भोजन और कैलोरी सेवन की आदतों में मदद करता है। तो पोषण विशेषज्ञ और जो आहार विशेषज्ञ होते हैं जो अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट जो है सजेस्ट करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें डाइटिशियन आ जाएगा लास्ट वाले में। डीपीएड या बीपीएड का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, शिखा इज इंटरेस्टेड इन रिपोर्टिंग द स्पोर्ट्स इवेंट, शी शुड बी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कोर्स होना चाहिए उसके पास। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग होना चाहिए अगर ट्रेनिंग देनी है प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए डीपीएड या बीपीएड होना चाहिए। डाइटिशियन जो है वो अच्छी डाइट बताएंगे, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, खेलों में किन्हीं 3 तकनीकी प्रगति लिखें और उन्हें उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। तो ये आपको बताना है। ठीक है, दिस इज अ ग्रेट क्लिंजर फॉर द रेस्पिरेटरी पैसेज इंक्लूडिंग द साइनस। इट इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी फंक्शन, इट इम्प्रूव बैलेंस, इट इम्प्रूव एसिडिटी एंड गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इट क्योर साइनस, अस्थमा एंड हेयर लॉस। ठीक है, तो इसके फायदे क्या क्या हैं? ये श्वसन मार्गों जिसमें साइनस शामिल है के लिए एक शानदार क्लिंजर है। ये श्वसन क्रिया को सुधारता है, परिसंचरण को बढ़ावा देता है, संतुलन को सुधारता है, अम्लता और गैस से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। यह साइनस, अस्थमा और बालों के झड़ने का भी इलाज करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 33 का। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किन्हीं 4 कार्य क्षेत्रों का उल्लेख करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ई में देखेंगे। राइट एनी 3 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन स्पोर्ट्स एंड एक्सप्लेन देम विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो ऑफिशिएटिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है? एलईडी लाइट्स है, इंफ्रारेड है, लेजर टेक्नोलॉजी है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, टाइमिंग सिस्टम है, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। अधिवेशन प्रौद्योगिकी, एलईडी लाइट्स, इंफ्रारेड, लेजर प्रौद्योगिकी, सुरक्षात्मक उपकरण, समय मापने की प्रणाली, स्थान ट्रैकिंग प्रणाली, तो ये सारा इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर कैन बी कॉज्ड बाय मल्टीपल रीजन। ठीक है, तो कई सारे कारण हो सकते हैं विकलांगता और विकार के, उनको एक्सप्लेन करना है। तो कई सारे कारणों में सबसे पहला कारण क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल कॉज यानी जैविक कारण हो सकता है। साइकोलॉजिकल कॉज मनोवैज्ञानिक कारण, लाइफस्टाइल जीवन शैली हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या किसी रासायनिक संपर्क केमिकल के संपर्क में आने से भी ये विकलांगता इस तरह का विकार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। शारीरिक शिक्षा के लाभों को विस्तार से लिखिए। ठीक है, और 37वां क्वेश्चन है भ्रामरी प्राणायाम में शामिल चरणों की व्याख्या करें और भ्रामरी व्यायाम के कोई 2 लाभ आपको यहाँ पर बताने हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन भ्रामरी प्राणायाम एंड राइट एनी 2 बेनिफिट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। तो 36 का आंसर हो जाएगा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, शारीरिक और शारीरिक महत्व। ठीक है, और जो है मानसिक महत्व हो जाएगा। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मानसिक वैज्ञानिक महत्व, सोशल इंपॉर्टेंस है, सामाजिक महत्व, इम्प्रूव्ड हेल्थ है, बेहतर स्वास्थ्य है, और इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल कंडीशन, बेहतर वित्तीय स्थिति। ये आंसर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखोगे। 37 का है कि किस तरह से आसन करना है। सिट इन द पोजिशन ऑफ पद्मासन और एनी कंफर्टेबल सिटिंग पोजिशन। क्लोज योर आइज, लिप्स एंड ईयर्स। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल मेकिंग साउंड ऑफ लाइक दैट ऑफ अ ब्लैक बी। ठीक है, उसके बाद है इन ऑर्डर टू एज्यूम बेनिफिट फ्रॉम दिस प्राणायाम यू शुड क्लोज बोथ ईयर्स विद योर थम्स। अपने थम्ब से जो है अपने ईयर्स बंद कर लेने हैं। एंड एक्सहाल मेकिंग साउंड ऑफ द बी। बेनिफिट रहेगा द प्रैक्टिस ऑफ भ्रमारी डिलाइट द माइंड, ये माइंड को रिलैक्स करता है। भ्रमारी इज बेनिफिशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर लेबर। पद्मासन में किसी आरामदायक स्थिति में बैठने की स्थिति में बैठें, अपने होठ, आँख और कान बंद करें।
गहरी सांस ले और काले भौरे की तरह आवाज़ करते हुए सांस छोड़ना है। इस प्राणायाम का लाभ उठाने के लिए आप अपनी उंगलियों से दोनों कान बंद करें और भौरे की आवाज़ करते हुए सांस छोड़ दें। इससे लाभ ये होता है कि इसके अभ्यास से यह अभ्यास मन को प्रसन्न करता है, भ्रामरी गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी है और श्रम के लिए की तैयारी के रूप में। तो ये बुलेट पॉइंट है जिनको आप और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो ये थी कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।